वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 124 में या फिर अनुच्छेद 137 में। ठीक है, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो ये परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? ये बनाया गया है अनुच्छेद 143 यानी कि 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन जो है वो किससे आहरित होता है या फिर किसके द्वारा दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से, लोक लेखा से, सहायक अनुदान से या फिर आकस्मिकता निधि से। संचित निधि, लोक लेखा, सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि से। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है ये किससे आहरित होता है? तो ये होता है संचित निधि से। किससे होता है? संचित निधि से। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4, भाग 5, भाग 2 या फिर भाग 3 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है ये किस में है? भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा पद है जिस पर कभी भी कोई महिला नहीं रही है? तो ये पद जो है ये है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक कोई भी महिला नहीं रही है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के महाधिवक्ता हैं, राष्ट्रपति हैं या फिर संसद है। तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या फिर केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और परामर्श और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी जो है ये कौन है? अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के संसद के पास या फिर भारत के राष्ट्रपति के पास। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है ये भारत की संसद के पास है। किसके पास है? तो भारत के संसद के पास है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950, रेगुलेटिंग अधिनियम
1773, चार्टर अधिनियम 1853। तो किसके अंतर्गत यानी किस अधिनियम किस नियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। रेगुलेटिंग अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये 8 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो कम से कम 10 वर्ष तक उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, 10 वर्ष। लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो A.S. आनंद, P.N. भागवती, M. हिदायतुल्ला, A.M. अहमदी। तो जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति P.N. भगवती थे। कौन थे? P.N. भगवती थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 25, 33, 20 या 22? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो ये 33 यानी कि 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है, विधि मंत्रालय के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर राष्ट्रपति के पास है। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, संसद के पास में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा, वृंदा ग्रोवर, मेनका गुरुस्वामी। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थी इंदु मल्होत्रा। कौन थी? इंदु मल्होत्रा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का
स्थान प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 29। क्या है? अनुच्छेद 29। 29 नहीं, अनुच्छेद 129 यानी कि 129। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अंतिम अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है या फिर राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है, ये अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? भारत के महान्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो ये परामर्श करते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह, सुनंदा भंडारे, लीला सेठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी। क्या होगा? फातिमा बीबी। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये तो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर उच्चतम के जगह पर उच्च न्यायालय कर दे, क्या कर दे? उच्च न्यायालय कर दे। उच्च न्यायालय अगर कर दिया तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लीला सेठ। क्या हो जाएगा? लीला सेठ। तो उच्च न्यायालय अगर पूछेगा तो उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ थी। और ये कहाँ के उच्च न्यायालय की थी? तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय की थी। किस उच्च न्यायालय की? दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। और अगर उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो ये फातिमा बीबी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। और ये अनुच्छेद 127 में अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है।
वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो P.N. भगवती, S.S. सिकरी, A.N. रे, H.M. बेग। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? सही जवाब इसका A.N. रे होगा। क्या होगा? A.N. रे। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के A.N. रे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, इनमें से सभी में। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो उच्च न्यायालय में भी है, जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी है, सर्वोच्च न्यायालय में भी है और इनमें से सभी में भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये J.C. शाह, S.S. सिकरी, K.N. वांचू, H.M. हिदायतुल्ला। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश H.M. हिदायतुल्ला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश H.M. हिदायतुल्ला जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किसने? H.M. हिदायतुल्ला ने। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है तब। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहने वाले कौन थे? कमल नारायण सिंह, M.H. बेग, P.B. गजेंद्रगढ़कर और K. सुब्बा राव। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या होगा? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले थे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? S.S. सिकरी, Y.V. चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया, K.N. वांचू। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले Y.V. चंद्रचूड़ थे। कौन थे? Y.V. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 8 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 10 वर्ष? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 वर्ष। कितना होना चाहिए? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो एस सीकरी, वाई चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया, के.एन. वांचू। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 62 वर्ष तक, 58 वर्ष तक, 65 वर्ष तक या फिर 60 वर्ष तक? कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? किस वाद में ऐसा कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो ये गोपालनवाद में कहा गया, मिनर्वावाद में कहा गया, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया या फिर गोलकनाथवाद में कहा गया? तो ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में। किसमें कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 55 वर्ष? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती, मेनका गांधी, गोलकनाथ और ए.के. गोपालन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था केशवानंद भारतीवाद में। किसमें किया था? केशवानंद भारतीवाद में किया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 58 वर्ष, 56 वर्ष, 60 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 58, 56 और 60 है और इसका आंसर हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति? तो प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम। क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? असमर्थता के आधार पर और कदाचार के आधार पर, उपर्युक्त दोनों के आधार पर या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? उपर्युक्त दोनों के आधार पर, यानी कि असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है और कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो, अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो इसका जवाब होगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श देने के लिए कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है राष्ट्रपति। कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, अनुच्छेद 131 को पढ़ना या फिर अनुच्छेद 132 को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में चलाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो ये न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एसपी भड़ूचा, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो ये किसके विरोध में था? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। क्या होगा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, बामन बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये इसने कब किया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में किया। कब किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संघीय मंत्री परिषद द्वारा, संसद द्वारा, संविधान द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ का पद जो है ये परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, परमादेश रीट या फिर उत्प्रेषण रीट। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अधिकार परीक्षा रीट होगा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा रीट। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश
किसे जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किस लिए? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ये जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस B.K. मुखर्जी, जस्टिस M. हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद महाजन। तो निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो ये किसने काम किया? जस्टिस M. हिदायतुल्ला ने। किसने? जस्टिस M. हिदायतुल्ला ने। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो ये निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपर्युक्त सभी को, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को। तो इसका सही जवाब होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, मंत्रिपरिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो ये दायर की जा सकती है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी, यानी कि उपर्युक्त दोनों में। जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी व अंग्रेजी दोनों। 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया जाता है। कौन सा भाषा? अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिला नहीं दिया जा सकता? तो ये मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद होने से। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद से। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये अधीनस्थ न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का या फिर संसद का। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये निरीक्षण कर सकता है किसका? अधीनस्थ न्यायालय का। किसका कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है संवैधानिक, प्रारंभिक, परामर्शदात्री, अपीलीय। तो केंद्र और राज्य के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। वो क्या है? वो है प्रारंभिक। भारत में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, स्वतंत्र संसद के अधीन।
तो भारत में न्यायपालिका किसके अधीन है या फिर स्वतंत्र है? राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है, स्वतंत्र है या फिर संसद के अधीन है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? तो ये कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, संविधान का आवासीय पुनरीक्षण, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण और देश के न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। क्या है? कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है सामूहिक, व्यावहारिक, विकेंद्रित, एकीकृत। तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है। कैसा है? एकीकृत है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केवल और केवल किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या संसद को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है, उच्च न्यायालय को है या फिर उच्चतम न्यायालय को है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है। किसे है? उच्चतम न्यायालय को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देख लिए। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।